बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि जी पटवारी तंग करते हैं या तहसीलदार हमें तंग करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। यानी वो लोग जिनका किसी ज़मीन की रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, फ़र्द वगैरह के हवाले से सामना रहता है पटवार खाने से, तहसीलदारों से, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत हैं वो पटवारी के हवाले से आती हैं। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे कि इन मसाइल से, इन शिकायत से हम कैसे बच सकते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि हमारी जो हर आने वाली नई वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आए। आगाज़ करेंगे दोस्तों। पटवारी जो है, इस बात को याद रखिए कि पटवारी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं होता, ना कि बहुत बड़े ग्रेड का शख्स होता है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर उसकी ग्रिप होती है और वो उसी शख्स को तंग करता है जिसको वो ये समझता है कि इसके पास नॉलेज नहीं है और ये मेरे अलावा ये समझता है कि इसका काम कहीं से नहीं हो सकता। तो उसको वो यकीनन तंग भी करता है और उसको ब्लैकमेल भी करता है, उससे पैसे भी निकलवाता है। इस तरह से वो हज़ारों, बाज़ लाखों रुपए की जो है वो दिहाड़ी लगाता है और पैसे कमाता है। आज से कुछ अर्सा पहले तक तो यूँ समझें कि जब आप पटवार खाने से कोई फ़र्द निकलवाते थे, फ़र्द बराए बै या फ़र्द बराए रिकॉर्ड, तो उसके ऊपर जो तहरीर होती थी वो रीडेबल नहीं होती थी, आम आदमी उसको पढ़ नहीं सकता था। बस चंद उल्टी तिरछी लाइनें लगी होती थी, उसको अंदाजे से पढ़ा जाता था कि इसका मतलब क्या है। अब कदरे बेहतरी आई है इसके अंदर, कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज हुआ है और मैनुअल भी जो है उसके अंदर भी अब कदरे बेहतरी है और चीज़ें काफ़ी रीडेबल हैं, इसको पढ़ा जा सकता है कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, मलकियत किसके पास है, प्रॉपर्टी टोटल इसकी मेजरमेंट कितनी है, और अगर उसके ऊपर कोई स्पेशल नोट लिखा हुआ है तो वो भी अब रीडेबल होता है। तो चीज़ें कदरे बेहतर हैं। इसी तरह से जब आप याद रखिएगा कि जब आप किसी भी ज़मीन की फ़र्द लेते हैं तो उसके ऊपर ज़मीन की जो किस्म है, ये किस किस्म की ज़मीन है, उसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सकनी है, ये ज़रई है, ये मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं ज़मीन की, उसके ऊपर मेंशन होना अशद ज़रूरी है। ये आगे चल के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने ज़रई ज़मीन ख़रीदी पर उस पर लिखा हुआ था ये जो है वो सकनी है, रेजिडेंशल है। अब उसको रेजिडेंशल से ज़रई कन्वर्ट करवाने के लिए उसका जो डीसी रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो लाखों रुपए बन जाते हैं। फिर आपको वो पटवारी जो है वो ब्लैकमेल करता है और ये मिस्टेक भी उसी के एंड से हुई क्योंकि उस वक़्त आपको इस चीज़ का पता नहीं था। वो फिर आपको ब्लैकमेल करता है कि जी आप इतने पैसे पे करें तो मैं ऐसे चक्कर चलाऊंगा, तो मैं ऐसे इसको ठीक करूंगा। तो वहाँ फिर जो आम आदमी जो है वो फंस जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पटवारी जो है, अगर हम उसके पास फंस जाएं या वो हमसे पैसे मांगे, रिश्वत मांगे या ब्लैकमेल करे तो क्या किया जाए। देखिए ये एक हायरार्की है। हाई अप्स होते हैं ना, जैसे पुलिस के अंदर होते हैं, जैसे अदालतों के अंदर हैं, इसी तरह से पटवार खाने के भी कुछ सीनियरिटी बेसिस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अगर पटवारी आपके साथ ज़्यादती करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ एक सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं तहसीलदार को। अगर आप ये समझते हैं कि तहसीलदार भी उसके साथ मिला हुआ है और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता या नहीं कर रहा, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर को उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप ऊपर कलेक्टर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती तो उसके ऊपर आप फिर कमिश्नर को अपना एहतजाज या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके ऊपर फिर आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठा हुआ है। तो ये एक चेन ऑफ कमांड है, एक हायरार्की है। आप जिस लेवल पे भी आपको तंग किया जा रहा है, आप उसके हाई अप्स के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेके और उम्मीद की जाती है कि वो उसको रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पटवारी के ख़िलाफ़ तहसीलदार के पास जाएं तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको लेना पड़ेगा। अगर इन केस
यानी अक्सर केसेस में ये दोनों मिले होते हैं। उसके ऊपर जो बैठा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, वो यकीनन इनसे बहुत कम मिला होता है, लेकिन अगर बफर्ज़ में हाल अगर वो भी इनसे मिला हुआ है तो उसके ऊपर फिर कलेक्टर है, कमिश्नर है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चूँकि आपका केस मेरिट पे है, आप रिश्वत नहीं देना चाहते, आप मेरिट के ऊपर अपना काम करवाना चाहते हैं, आप सिंपल एप्लीकेशन लिखें और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। अदालतें बैठी हैं उसके ऊपर। तो रिश्वत देना जो है काम करवाने के लिए, ये एक नामुनासिब और गैर कानूनी फेल है, इससे बचना चाहिए। आप जब किसी काम के लिए वहाँ पे जाते हैं तो कोशिश करें कि जाने से पहले आपका होमवर्क कंप्लीट हो, आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो उस चीज़ के बारे में जिसके लिए आप पटवारी के पास या तहसीलदार के पास आप जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह से जब आपने कुछ ज़मीन ख़रीदनी हो तो कोशिश करें कि उसकी 2-3 जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास उस ज़मीन की जमाबंदी की डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि जमाबंदी जो है वो हर साल इसको अपडेट किया जाता है पटवार खाने में, तहसीलदार के पास। बाज़ औक़ात वो लेज़ीनेस की वजह से इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमाबंदी के अंदर अगर ओनरशिप चेंज हुई है तो वो पता नहीं कोई फ्रॉड हो जाएगा या कोई मसला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आखिरकार उन्होंने करना है, वो बाज़ औक़ात अपनी सुस्ती की वजह से इसको डिले कर देते हैं। बहरहाल आपके पास उसकी जो जमाबंदी है वो आपके पास होनी चाहिए। अब जब जमाबंदी की हम बात करते हैं तो ये लेट से एक प्रॉपर्टी है तो उसकी कोई हिस्ट्री में उसके 6 से 7 मालिक रह चुके हैं, तो वो सब की डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है कि ए ने बी से ख़रीदा, बी ने सी से ख़रीदा, सी ने डी से ख़रीदा, डी ने ई से ख़रीदा और अब आपकी डील एफ़ के साथ हो रही है। तो वो सारी जो हायरार्की है वो जमाबंदी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आपके पास उसकी अटेस्टेड कॉपी आपको उनसे लेनी चाहिए। इसी तरह से फ़र्द पटवार आप लेते हैं, वो भी अटेस्टेड कॉपी आपने लेनी है पटवारी से, जिसके ऊपर वो लिख के देगा कि जी ये फ़र्द बराए बे है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं चल रही, कोई स्टे इसके ऊपर नहीं है, वो आपको तसल्ली करके देगा। आप उसकी अटेस्टेड कॉपी उससे लें। कभी कोई सादा डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी वसूल ना करें, वो बाद में मुकर जाते हैं कि जी ये तो मैंने इसको दी ही नहीं। अटेस्टेड कॉपी लें। फ़र्ज़ सरकार आप लेते हैं, वो भी अटेस्टेड कॉपी लें। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अटेस्टेड आपके पास होने चाहिए। जब जमाबंदी आपने ले ली, सारी डिटेल ओनर्स की आपके पास आ गई, मज़ीद तसल्ली करना चाहें तो वो जो मालिकान की जो जमाबंदी में डिटेल लिखी हुई है, आप उनमें से 2-4 को जाके मिल भी सकते हैं तसल्ली करने के लिए कि आपके पास ये थी, आपने कहाँ से ली, वगैरह वगैरह। जो फर्दर आप क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए आप अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब आप ये सारी एफ़र्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो फिर कभी आपके साथ ना कोई फ्रॉड हो सकता है, ना कोई पटवारी आपको चीट कर सकता है, ना आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। तो बेहतर है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जाएँ तो किसी लीगल एक्सपर्ट से, किसी लीगल एडवाइज़र से, किसी वकील से मशवरा करें, वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है। उसके बाद ये डिसीजन आप लें तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अच्छी लगे तो आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।